हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस विषय, ये हमारा पेपर थर्ड है, पेपर 3 है। ठीक है, साइंस विषय की हम यूनिट 1 की मैराथन को देखेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट यूनिट की हम मैराथन करेंगे। यूनिट का नाम है पृथ्वी और आकाश। यूनिट का नाम है पृथ्वी और आकाश। इस मैराथन में हम यूनिट फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे आज हम पूरी मैराथन में अपनी पूरी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर परिवार से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये इस टाइप से एग्जाम में बना है। ठीक है, सौर मंडल क्या है, प्रमुख ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। सौर मंडल तथा तारामंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मंडल तथा तारामंडल से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसका आंसर देख लेते हैं। सौर मंडल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वमान्य सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत से हुई है। ये इसके 3 नाम हैं, जिसको हम सर्वमान्य सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन जो है वो जॉर्ज लेमेंत्रे, बेल्जियम के पादरी थे, इन्होंने किया था। इन्होंने बताया कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था। इन्होंने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था, जिसमें विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जो है इसमें देख लेते हैं ब्रह्मांड आकाशगंगा, ग्रह, तारा, उपग्रह। ब्रह्मांड जो है वो आकाशगंगाओं के समूह से मिलकर बना है। आकाशगंगाएं तारों के समूह से मिलकर बनी हैं, तारे ग्रहों से मिलकर बने हैं और ग्रह जो हैं वो उपग्रह के से मिलकर बने हैं। तो आगे देख लेते हैं सौर मंडल या सौर परिवार। सौर मंडल सूर्य तथा वे सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य तथा वे सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें सौर मंडल कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है और हमने डेफिनेशन 2 से 3 दे रखी है। आपको जो भी याद कर मिले वो आप याद कर सकते हैं। ओके, सूर्य तथा सूर्य के पास चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। सूर्य तथा सूर्य के पास चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं। कौन कौन से पिंड हैं ये देख लेते हैं। ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं। कौन कौन से हैं? ग्रह है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, सूर्य। इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब देख लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड है। सूर्य प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य एक तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य हमारे सौरमंडल को क्या देता है? ऊर्जा देता है और प्रकाश देता है। ठीक है, सूर्य हमारे सौरमंडल को ऊर्जा व प्रकाश प्रदान करता है।
सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। ठीक है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। अब देख लेते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। कितनी है? 8 है। देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह हैं। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, मरुड़ ग्रह। कितने, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है वो 8 है। अब इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये ग्रह हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। इसमें कितनी संख्या है? इसमें इसकी संख्या 9 है। पहले हमारे ग्रहों की संख्या जो थी वो 9 थी, इसमें से यम ग्रह को हटा दिया गया है। अब ग्रहों की संख्या जो है वो है 8। अब ग्रहों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह क्या है। ठीक, सूर्य। सूर्य वह है जो हमें प्रकाश देता है, हमें ऊर्जा देता है। ठीक है। बुध ग्रह, बुध ग्रह जो है वो ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह आप देख रहे हैं ना, ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है। अगला देख लेते हैं शुक्र। शुक्र को चमकीला तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र को चमकीला तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला तारा भी कहते हैं। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी यह एकमात्र ऐसा तारा है, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या है? जिस पर जीवन संभव है। जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट, क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं मंगल ग्रह। अगला देख लेते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला देखते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है वो ग्रहों में आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रहों की श्रेणी में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अगला देख लेते हैं शनि। शनि शनि यह एक ऐसा ग्रह है, यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें वलय पाए जाते हैं। और इसमें वलय की संख्या कितनी है? इसमें वलय की संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, अगला देखते हैं अरुण। अगला देखते हैं अरुण। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पर मेथेन होने के कारण, यहाँ पर मेथेन गैस CH4 होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। मेथेन गैस होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। अगला देखते हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को हम 8वां ग्रह कहते हैं। ग्रह की श्रेणी में 8वें स्थान पर रखा गया है। वरुण को हम सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ठंडा ग्रह। वरुण को हम सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं।
अब नवा ग्रह हमारा है यम, जिसको हमने हटा दिया है, जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसे बौना ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बौना ग्रह भी कहते हैं। अब देख लेते हैं आगे, आंतरिक ग्रह और चट्टानी ग्रह, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? तो आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह और पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है। ऐसी बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह किसको कहते हैं? तो बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह जो हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहते हैं। अब देख लेते हैं आगे। आगे है हमारा तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह है, तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह है जो पहचानने योग्य आकृति बनाते प्रतीत होता है, जो पहचानने योग्य आकृति बनाते प्रतीत होता है, जैसे ग्रेट वियर, सप्तर्षि, ओरोयन आदि। ठीक है। तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो पहचानने योग्य आकृति बनाते प्रतीत होते हैं, जैसे कि ग्रेट वियर या सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, छाया एवं ग्रहण से आप क्या समझते हैं? ग्रहण के प्रकार को समझाइए। छाया एवं ग्रहण से आप क्या समझते हैं? ग्रहण के प्रकार को समझाइए। ये एक प्रकार से और बन सकता है, ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है। तो अब आंसर देख लेते हैं इसका। छाया, किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु रखने पर, किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु रखने पर प्रकाश की किरणें वस्तु को पार नहीं कर पाती, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देता है। इसे छाया कहते हैं। इसे छाया कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम डेफिनेशन। किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शी वस्तु रखने पर प्रकाश के किरणें वस्तु को पार नहीं कर पाती, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई पड़ता है। इसे छाया कहते हैं। अगला देखते हैं ग्रहण। ग्रहण ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब कोई खगोलीय पिंड किसी दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है। जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। ठीक है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। साल में 4 से 7 बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय पैमाना पर छाया का प्रदर्शन होता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब देख लेते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता। ये अवस्था सूर्य ग्रहण की अवस्था कहलाती है। एक बार और डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है। इस दिन पृथ्वी पर सर्वोच्च ज्वार आते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है। इस दिन पृथ्वी पर सर्वोच्च ज्वार आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आती है, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता।
चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ये अवस्था चंद्र ग्रहण कहलाती है। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं कि जब पृथ्वी ई फॉर अर्थ, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, एम फॉर मून, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यह अवस्था चंद्र ग्रहण कहलाती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को पड़ता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, आकाशीय पिंड व खगोलीय पिंड से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। आकाशीय पिंड व खगोलीय पिंड से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। अब इसका आंसर देख लेते हैं। बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें ग्रह, तारे, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, नेबुला, आकाशगंगाएं शामिल हैं। इनमें ग्रह, तारे, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, नेबुला, आकाशगंगाएं शामिल हैं। ये सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आगे देखते हैं। अन्य परिभाषा के अनुसार एक खगोलीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक वस्तु है। एक खगोलीय पिंड वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक वस्तु है। उदाहरण के लिए चंद्रमा, सूर्य और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह। लेकिन वास्तव में ये बहुत ही आंशिक उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। आकाशीय पिंडों को स्वर्गीय पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों को स्वर्गीय पिंड भी कहते हैं। ये हमारे अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है और कई तारे। ये एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसमें हम रह रहे हैं। शानदार रात के आसमान में ऐसी वस्तुएं की भरमार है। जब कोई दूरबीन से इन्हें देखता है तो ये बहुत ही आकर्षक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक होते हैं। चूँकि ये बहुत दूर हैं, इसीलिए हम इनको दूरबीन से देख सकते हैं। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इनका अध्ययन करने के लिए दूरबीन की आवश्यकता या जरूरत होती है। हमारा ब्रह्मांड आकाशीय पिंडों या खगोलीय पिंडों का अद्भुत संग्रह है। हमारा जो आकाशीय पिंड है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड का क्या है? एक अद्भुत संग्रह है। क्या है? अद्भुत संग्रह है। आगे देखते हैं। आकाशीय पिंडों का वर्गीकरण। पहले देखते हैं तारे और सितारे। क्या देखते हैं? तारे और सितारे। तारे गर्म गैसों की विशाल गेंदें हैं। तारे गर्म गैसों की विशाल गेंदें हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। वे अपने स्वयं के कोर में हाइड्रोजन गैस को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। तारे अपने आकार में बहुत ही विशाल या बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। तारे अपने आकार में कितने होते हैं? बहुत बड़े होते हैं और अत्यधिक आकर्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रह के बारे में। बेखगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। बेखगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रह चट्टानों, धातुओं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन जैसी गैसों से
बने होते हैं। किस किस से बने होते हैं? ग्रह जो होते हैं वो धातुओं से, मेटल से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और CH4 मैथेन से बने हुए होते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और हमारे ब्रह्मांड में जीवन वाली एकमात्र जगह है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और जिस पर जीवन संभव है। वे ग्रह जो अन्य तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें एक्सो प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सो प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सो प्लैनेट कहते हैं। अगला देखते हैं उपग्रह। उपग्रह वे वस्तुएं हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। उपग्रह वे वस्तुएं हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ये कई खगोलीय पिंडों का अनिवार्य हिस्सा हैं। ये कई खगोलीय पिंडों का अनिवार्य हिस्सा हैं। ये प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चंद्रमा हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा हमारा कैसा उपग्रह है? तो चंद्रमा एक हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर इसलिए लगाता है क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। मनुष्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह भी स्थापित किए हैं। मनुष्य ने पृथ्वी और ग्रहों के चारों ओर मानव निर्मित व कृत्रिम उपग्रह को क्या किया है? स्थापित किया है। आगे देखते हैं पुच्छल तारा या धूमकेतु। पुच्छल तारा या धूमकेतु। पुच्छल तारा ये धूल, बर्फ, गैस के बने होते हैं। ये जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसकी पूंछ जो होती है वो सूर्य के विपरीत होती है। किस प्रकार से होती है? जैसे कि ये हमारा सन हो गया और धूमकेतु हमारे इस प्रकार से होते हैं। तो इनकी पूंछ जो होती है वो सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। ये हमारे पुच्छल तारे हो गए। अगला देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये धातु और खनिज से बनी छोटी और अनियमित आकार की चट्टानें हैं। ये धातु और खनिज से बनी छोटी और अनियमित चट्टानें हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। क्या करती हैं? ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। ये ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जानी जाती हैं। अगला देखते हैं उल्का व उल्का पिंड। उल्काएं व उल्का पिंड। जब उल्का पिंड पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं जब उल्का पिंड पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चक्कर मारते हैं और पत्थर के बने होते हैं। एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। जब उल्का पिंड पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर मारते हैं और पत्थर के बने होते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण क्या हैं? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JVS हॉल्डेन ने सबसे पहली बार ये सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति जो है वो उन जैविक पदार्थों से हुई है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। सन 1953 में स्टैनल एल मिलर ने और हेरोल्ड सी डरे ने ऐसे कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जो प्राचीन वातावरण के समान था। इस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। इसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड थे। उसमें एक पात्र में जल भी था जिसका तापमान 100 से कम रखा गया। जब गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गईं तो आकाशीय बिजली के समान थी। मीथेन से 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल गया। ऐसे अमीनो अम्ल की संश्लेषित हुए जो प्रोटीन का अणुओं का निर्माण हुआ। इसी आधार पर हम जीवों की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। इसमें इन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में इन्होंने अजैविक पदार्थ के संबंध में एक प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आगे देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत के मुताबिक चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है जैव विकास के संबंध में? उन्होंने कहा है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रक्रियाओं के मेलजोल से हुई है। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो रासायनिक क्रियाओं और भौतिक क्रियाओं
के मेल झोल से हुई है, दोनों के रिलेशन से हुई है। ठीक है, इसमें रासायनिक क्रिया भी भाग लेंगी और भौतिक क्रिया भी भाग लेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डार्विन का मानना है, डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। निर्जीव पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है, जिनमें जीवन नहीं होता है, जो श्वास नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण ये निम्न कारण हैं। तो पहला देख लेते हैं, रासायनिक पदार्थों के सहयोग से। रासायनिक पदार्थों के सहयोग से किस प्रकार से हुई है, ये हम जान लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों के कुछ संयोजनों से हुई है, जो सब जल में घटित है, जो सब जल में घटित है। पृथ्वी की सतह पर बारिश होने से मीथेन और अमोनिया वायुमंडल में जल निकाय में घुल जाती है। पृथ्वी की सतह पर जब बारिश होती है तब मीथेन जो है और अमोनिया दोनों आपस में वायुमंडल में घुल जाती हैं। इन जल निकायों में कई नई रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि इन जल निकायों में कई रासायनिक क्रियाएं हुई जिसमें अमीनो एसिड बना। क्या बना? अमीनो एसिड बना। ठीक है, आगे देखते हैं। अमीनो एसिड पुनर्संयोजित होकर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड जो था वो पुनर्संयोजित होकर मतलब आगे रिएक्शन करके वो क्या बना? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे जीवन के जैव अणुओं का उत्पादन किया। मतलब अमीनो एसिड जो है आगे रिएक्शन करके उसने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की तरह जैव अणुओं का उत्पादन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती दौर में वायुमंडल में आकाशीय बिजली की पर्याप्त घटनाएं होती रही होंगी ताकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो सके, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो सके। नेक्स्ट है, लेकिन नए अध्ययन के अनुसार सूर्य के परावैंगनी प्रकाश प्राचीन महासागरीय चट्टानों में घुलित लोहे की वजह से समुद्र में पहुंचने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड का हिस्सा नष्ट हो जाता है और यह नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसी कारण समुद्र में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ही कम रह गए। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति महासागर से होना कठिन है। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति महासागर से होना कठिन है, लेकिन तालाब इसके लिए उपयुक्त है। तालाब जो है इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। भारत एवं विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट नोट टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। तो देख लेते हैं भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। तो पहला है चंद्रयान 1। भारत का पहला चंद्र मिशन जो था वो कौन सा था? भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। कब किया? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। ठीक है, चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। अगला देखते हैं मंगलयान भारत का पहला मंगल मिशन था। यह भारत का पहला मंगल मिशन था जो 5 नवंबर 2013, कब? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। भारत ऐसा पहला देश था जिसने सबसे पहले अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक यान को स्थापित किया। भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में अपना सफलतापूर्वक यान को स्थापित किया। अगला देखते हैं GSLV Mk3। अगला देखते हैं GSLV Mk3। यह देश का सबसे भारी, ये कैसा था? यह देश का सबसे भारी रॉकेट था जो 5 जून 2017 को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट में 3136 का सैटेलाइट GSAT-19 साथ लेकर गया था। इस रॉकेट में 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT साथ लेकर गया था। अगला देखते हैं PSLV।
भारत ने 14 फरवरी 2017 को PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। भारत ने 14 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया। दुनिया के, अब देख लेते हैं दुनिया के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ISS। ठीक है, यह अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन था। यह अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन था। इसे 5 अंतरिक्ष एजेंसियां ने ठेका लिया था, मतलब ठेकेदारों के द्वारा इसे लॉन्च किया था, जिसमें नासा प्रमुख थी। नासा थी संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा किसकी है? नासा किसकी एजेंसी है? तो नासा जो है वो USA की एजेंसी है। किसकी है? USA की एजेंसी है। रॉस्कोस्मोस ये रूस की है। ESA यूरोप की। जाक्सा जापान की है। CSA कनाडा शामिल थे। ठीक है, दूसरा देखते हैं अंतरिक्ष अन्वेषण पहल। अंतरिक्ष अन्वेषण पहल SII, अंतरिक्ष सैटेलाइट अन्वेषण पहल। ठीक है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति जॉर्ज SW बुश ने कब की? 20 जुलाई 1989 को। कब की? 20 जुलाई 1989 को की थी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि चंद्रमा पर इंसानों को वापस भेजना और अंत में मंगल ग्रह पर भेजना। इसका मकसद था कि चंद्रमा पर इंसानों को वापस भेजना और अंत में मंगल ग्रह पर भेजना था। किसका ये मकसद था? अंतरिक्ष अन्वेषण पहल का। अगला देखते हैं अंतरिक्ष अन्वेषण पहल का इतिहास। इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे इसका इतिहास है, कैसे हुआ था। ठीक है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। 1970 के दशक में मेरियन अंतरिक्षयान मंगलयान की परिक्रमा कर रहा था और उसकी सतह पर मानचित्रण कर रहा था। वहीं वॉयेजर अंतरिक्षयान ने बृहस्पति और शनि, उनके बीच छल्लों और उनके चंद्रमाओं की तस्वीर भेजी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसरो क्या है? इसरो क्या है? इसरो क्या है? इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल क्या होती है? क्या होती है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसे अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। भारत न केवल अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आज सक्षम है, बल्कि दुनिया देशों से व्यापारिक स्तर पर सहयोग भी कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण PSLV और GSLV की सहायता से PSLV और GSLV की सहायता से इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण PSLV और GSLV की सहायता से कृत्रिम और भूस्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। अक्टूबर 1958 में यह कार्य शुरू हुआ। तब से आज तक अमेरिका अंतरिक्ष अन्वेषण संपूर्ण कार्यक्रम नासा में संचालित होता था। अब हमारी जो कंपनी है वो इसरो है। इसरो से ही सारे रॉकेट जो होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें अपोलो चंद्रयान अभियान, स्कॉलवेल अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल हैं। वर्तमान में नासा अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रहा है तथा ओरियन बहुउपयोगी कर्मीफल वाहन व्यापारिक कर्मीदल वाहन के निर्माण और विकास पर केंद्रित कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान। मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान क्या रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय प्राप्त की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान, स्वदेश मतलब कि स्वदेश हमारे देश के द्वारा ही निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका, रूस के बाद भारत विश्व का चौथा देश, भारत जो है वो विश्व का चौथा देश, कौन सा चौथा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में तथा फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की। इसमें केवल भारत ने अपने पहले प्रयास में सफलता अर्जित की। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान की सफलता प्राप्त की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए। ये बीटीसी 2015 में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीटीसी 2015 में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं छाया। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं, जहाँ से प्रकाश आता है उस मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाती है। जिससे वस्तु जो है वो दूसरी ओर इस साइड प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाती है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसको प्रकाश जहाँ जा रहा है उस मार्ग में रख दें। जैसे कि फिर से देखते हैं हम इसको, एक वस्तु है, ये हमारी वस्तु हो गई जो प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु आर पार से रोक दी जाती है, इधर उधर से रोक दी जाती है, जिससे वस्तु दूसरी ओर प्रकाश, यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो प्रकाशहीन क्षेत्र, ये प्रकाशहीन क्षेत्र जो है वो हमारा छाया कहलाता है। अगला देखते हैं प्रछाया और उपछाया। प्रछाया और उपछाया वस्तु की छाया एवं मध्य भाग जो अधिक काला होता है। वस्तु की छाया तथा मध्य भाग में जो अधिक काला होता है प्रछाया कहलाता है, तथा प्रछाया के चारों ओर का सीमावर्ती जो कम काला भाग होता है वो उपछाया कहलाता है। और जो अधिक काला होता है, इसमें जो अधिक काला भाग होता है वो प्रछाया कहलाता है। और जो कम काला होता है वो क्या कहलाता है, वो उपछाया कहलाता है। विकल्पीय प्रश्न आज हम प्रैक्टिस करेंगे, आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम कुछ बहुविकल्पीय और अति लघु प्रश्न कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चंद्र ग्रहण की घटना होती है, ये डीएलएड 2020 में आया हुआ है। तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन किस चीज़ की घटना होती है। तो पूर्णिमा के दिन जो होती है वो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। किसकी होती है, सूर्य ग्रहण की घटना होती है। अब ये भी देख लेते हैं कि चंद्र ग्रहण में होता क्या है। तो चंद्र ग्रहण की घटना में जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो सौर प्रणाली की खोज ऑप्शन ए जे.एल. बेयर्ड ने सौर प्रणाली की खोज की। सौर प्रणाली की खोज जे.एल. बेयर्ड ने की, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो ऑप्शन सी हमारा 89। कितने, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तारामंडल क्या है। तारामंडल क्या है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारामंडल। अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों, उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति होती है जिसे हम तारामंडल कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी मंगल ग्रह हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जैसा कि मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में ग्रहों के बारे में बताया था, जैसे कि ये सूर्य है हमारा, सूर्य के पास में हमारा बुध ग्रह है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह थे, जिसमें ग्रहों की संख्या कितनी थी? हमारी 8 थी, जिसमें से मैंने आपके लिए शुरू के जो 4 ग्रह थे वो कौन से ग्रह बताए थे? वो मैंने पार्थिव ग्रह बताए थे। तो हमारे पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? पार्थिव ग्रहों की संख्या जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह हमारे कौन से थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। इनकी संख्या 4 थी। इसमें से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि हमारा पार्थिव ग्रह नहीं है। शनि को गैसीय ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बाह्य ग्रह बृहस्पति ग्रह की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह व बृहस्पति ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बृहस्पति से हम देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या हमारी 4 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति ग्रह में मैंने क्या बताया था? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे कौन से ग्रह हैं? ये हमारे बृहस्पति ग्रह हैं। तो मंगल ग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सभी ग्रह घूमते हैं, शुक्र और अरुण को छोड़कर। शुक्र और अरुण ग्रह जो है वो दक्षिणावर्त, कौन सा? दक्षिणावर्त घूमते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है तो वो है अभिनव तारा। कौन सा तारा? अभिनव तारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने खोज की है? वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये खोज की है हमारे कोपरनिकस ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? क्या था हमारा? बुध, शुक्र। यहाँ था हमारा सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं हमारे बुध और शुक्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है तो कौन सा ग्रह है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह? तो शुक्र। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इधर शुक्र है, इधर पृथ्वी है और इधर हमारा मंगल है। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये हो जाएगा हमारा शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। तो पृथ्वी को हमारा नीला ग्रह व ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी जो है वो हमारे शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है हमारा वरुण ग्रह। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो सौर परिवार का सदस्य क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं और धूमकेतु हैं। तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह नहीं है तो बुध, शनि, पृथ्वी हमारे सूर्य के ग्रह हैं। सीरियस हमारा सूर्य का ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं अति लघु प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। कौन सा है? बुध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? उत्तर देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा किसे कहते हैं? उत्तर देखते हैं, आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिसे अधिकांश तारे आंखों से दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। उत्तर है, सौर मंडल के ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितनी संख्या है? इनकी संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? उत्तर देखते हैं, आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताइए।
आकाशगंगा के तारामंडलों का नाम बताइए। तो आकाशगंगा के तारामंडल के नाम, पहला है वृश्चिक, दूसरा है ओरियन, तीसरा है सप्तऋषि और चौथा है कृत्तिका। तो आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि और कृत्तिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। छाया क्या है? छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार जाने से रोकती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं, जिसे छाया के कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें क्या बताया? इसमें बताया है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? आंसर देखते हैं, पूर्णिमा के दिन जब सूर्य चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तब हमारा ये क्या होता है? तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसरो का पूरा नाम है। इसरो का पूरा नाम है। तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नासा किस देश की एजेंसी है? नासा किस देश की एजेंसी है? नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस अथॉरिटी। ठीक है, तो ये है एजेंसी है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की। किसकी है? यूएसए की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। तो ये है हमारा बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है? वो है बुध। तो ये थी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट, साइंस यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट लेक्चर। इसमें से क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। आप मेरी ये सारी वीडियो देख लें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, उससे आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।